हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि जो निफ्टी है, क्या निफ्टी का बॉटम बन चुका है? क्या यहाँ से निफ्टी अब और नहीं गिरेगा? तो हमें क्या एवरेज करना चाहिए, या यहाँ से और गिर सकता है, या यहाँ से ऊपर जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर मेरा पूरा पोर्टफोलियो 20, 30, 40% गिर चुका है, पूरा पोर्टफोलियो रेड हो चुका है, अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स जो हैं वो भी नीचे। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर और बाइंग करके एवरेज करनी चाहिए, या यहाँ पर जैसा पोर्टफोलियो है एज इट इज होल्ड करना चाहिए, या यहाँ से और गिर सकता है तो हमें एग्जिट कर कर वेट करना चाहिए और नीचे प्राइसेस आने का? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरा डेटा के साथ एनालिसिस करेंगे कि आने वाले ईयर में आपका पोर्टफोलियो कहाँ जाएगा। क्या ये और रेड हो सकता है, या ये आगे जाकर पोर्टफोलियो आपका ग्रीन हो जाए? तो फ्रेंड्स, मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, निफ्टी के ऊपर कुछ पॉइंट्स के रिसर्च करके आपके सामने रख रहा हूं कि निफ्टी के गिरने के रीजंस क्या हैं और अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आपके पोर्टफोलियो के साथ क्या चल रहा है। सबसे पहले जो हमारा स्टॉक मार्केट गिरने का रीजन है, दैट इज जियोपॉलिटिकल टेंशन। ईरान, इजराइल एंड यूएस के वॉर की वजह से अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुआ है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की। बट मुझे इस टेंशन से ज्यादा गिरना नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट, मुझे नहीं लगता। अगर वॉर ओवर भी हो गया तो भी हमारे स्टॉक मार्केट पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वॉर का जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक मार्केट में इतना नहीं देगा। तो कौन सी चीज की वजह से हमारा स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो आगे समझते हैं। हाई क्रूड ऑयल प्राइस। क्रूड के जो ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं जो ऊपर जा रहे हैं, हाई हो रहे हैं, उसकी वजह से आप देखिए, अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इंक्रीज हुए, एनर्जी क्राइसिस हुए, तो मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, और इन्फ्लेशन आएगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो लोगों का सेविंग कम हो जाएगा। ये भी एक रीजन है। इसके बाद जो थर्ड रीजन है, मुझे सबसे सबसे ज्यादा थर्ड एंड फोर्थ रीजन लग रहे हैं कि रिकॉर्ड लो रुपी। आप रुपी का प्राइस देखिए, 94.85 हो रहा है। हमारा रुपी इतना वीक होता जा रहा है, इतना वीक होता जा रहा है, जो स्टॉक मार्केट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट देता है। कैसे? पूरा डेटा के साथ एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं। नंबर 4 है एग्रेसिव एफआईआई सेलिंग। मैंने देखिए वर्ड एफआईआई सेलिंग नहीं लिखा है, मैंने लिखा है एग्रेसिव एफआईआई सेलिंग। जो एफआईआईस हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो एग्रेसिवली सेलिंग करते जा रहे हैं, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। और जो वो सेल कर रहे हैं, उनके सेलिंग जो अमाउंट्स होते हैं, जब वो मैं डेटा में आपको दिखाऊंगा, तो वो करोड़ ऑफ रुपीज में होते हैं। और इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर जब आता है तो मार्केट ऊपर कैसे जा? एंड द फिफ्थ पॉइंट इज सेक्टर स्पेसिफिक वीकनेस। कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, तो बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है, आईसीआईसीआई भी नीचे है। तो ऐसे अगर ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नीचे हैं, तो इसका इम्पैक्ट निफ्टी पर भी आता है, और इसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी। तो फ्रेंड्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल प्राइस तो ठीक है। अब रुपी की बात करते हैं। अगर मैं आपको रुपी का वैल्यू दिखाऊं, तो आप रुपी को देखिए एट प्रेजेंट। आज ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 29 मार्च है, और ये रुपी के जो प्राइजेस हैं, आप यहां पर रुपी देखिए 94.85 पर चल रहा है। ये एक रीजन है, ये एक रीजन है कि एफआईआई ज्यादा से ज्यादा सेल कर रहे हैं। अब इसे डेटा के साथ समझते हैं, रीजन के साथ समझते हैं कि ऐसा ऐसा हो क्यों रहा है, और ऐसा करने से हमें क्या इम्पैक्ट। सपोज कीजिए, सपोज कीजिए कि यूएस से कोई $1000 इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, और फ्यू इयर्स एगो उसने किया था, तो उसे 85 रुपीज का रेट मिला था। मीन्स ये जो $1000 हैं, ये इंडियन करेंसी में आकर 85,000 रुपीज बन गए जब उसने एक्सचेंज करो। इस 85,000 को उस इन्वेस्टर ने इंडिया के
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर कर 85,000 रुपीज का 1 लाख रुपीज प्रॉफिट किया। स्टॉक मार्केट में 85,000 का 1 लाख कर। अब इस 1 लाख में से गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या टर्नओवर फीस या जो भी स्टॉक मार्केट के चार्जेस हैं वो माइनस किए एंड लास्ट में कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल दोनों लिए गए। अब ये सब चार्जेस लगाने के बाद, ये सब चार्जेस माइनस करने के बाद सपोज करते हैं कि 5,000 रुपीज उस इन्वेस्टर के चले गए और उसे अब बचे हैं। अब लाया तो था $1,000, 85,000, अब उसने बना दिए आफ्टर टैक्सेस 95,000। ये मैं सपोज ले रहा हूं, ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, रियल नंबर्स पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो 95,000 रुपीज, 95,000 अब उसके पास बचे। अब ये 95,000 रुपीज का क्या करेगा? अब ये 95,000 वापस अपने यूएस ले जाएगा। तो जब ये 95,000 रुपीज बैंक लेकर गया तो बैंक ने उसे कहा भाई साहब अभी तो डॉलर का प्राइस 94.85 चल रहा है, एज गुड एज मैं 95 ले लेता हूँ। तो 95,000 रुपीज 95 के रेट से डिवाइड करेंगे तो आपको यूएस डॉलर्स मिलने वाले हैं 1000। अब आप समझिए कि वो लाया $1,000 था, लेकिन $1,000 का 85,000 मिला, फिर उसने 1 लाख बनाया, सब कुछ काटकर उसे 95,000 बचे और 95,000 को जब यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने गया वापस ना ही यूएस डॉलर हो गया। और ये भी तब जब उसने प्रॉफिट किया था, अगर प्रॉफिट नहीं किया होता तो यहाँ लॉस भी हो सकता था उससे, ठीक है। अब ये बंदा सोचेगा कि मैं $1,000 इंडिया भेजूं, वहां के स्टॉक मार्केट में लगाऊं और फिर वापस ले आऊं, इतना सब करने के बाद भी प्रॉफिट नहीं है, वो फिर यूएस में ही एफडी कर देगा, यूएस में ही बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा या यूएस के ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा। वो क्यों पैसा इंडिया में लगाने आएगा? वो एफआईआई क्यों करेगा? क्योंकि अदर कंट्रीज के भी ऑप्शंस हैं, चाइना का भी ऑप्शंस है उनके पास, जहां पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेती चाइनीज गवर्नमेंट उनसे, तो वो वहां जाकर पैसा लगाएगा। इंडिया में क्यों पैसा लगाएगा? तो रुपी का वीक होना, रुपी का वीक होना एक सबसे बड़ा रीजन है, एक सबसे बड़ा रीजन है कि एफआईआईज अब इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे वर्डिंग को ध्यान से समझिए, एफआईआईज अब इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरा, जो उनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो भी निकाल रहे हैं, दैट इज मैंने क्या लिखा है, एग्रेसिव एफआईआई सेलिंग। अब उसका मैं आपको डेटा बताता हूं कि ये लोग कैसे पैसा निकाल रहे हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, गूगल पर जाकर लिखना है एफआईआई डीआईए डेटा। अब जैसे ही एफआईआई डीआईए डेटा लिखते हैं आपके पास मल्टीपल अलग अलग वेबसाइट्स के लिंक आ जाते हैं, जैसे स्टॉक एज है, एनएससी है, सेंसिबल है, मनी कंट्रोल है। आप किसी से भी डेटा ले लीजिए। मैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ, दैट इज स्टॉक एज। ये डेटा मैं स्टॉक एज की वेबसाइट से ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको डे वाइज डेटा मिलता है और यहाँ सीएम प्रोविजनल में आप चले जाइए, आपके पास एफआईएस का डेटा है। अब मैं डेली डेटा या मंथली डेटा में बिलीव नहीं करता, मैं सीधा ईयरली डेटा पर आ जाता हूं कि ईयरली एफआईआई क्या कर रहे हैं। तो जब आप ईयरली एफआईआई डेटा में जाते हैं, आप यहां पर देखिए कि 2026, अभी तो ये साल पूरा भी नहीं हुआ है, आज 29 मार्च है। 2026 में एफआईआई ने 1,59,453 करोड़ के शेयर्स बेचकर पैसा वापस ले गए, पैसा वापस ले। 2025 में ये नंबर 3,06,000 करोड़ था, 2024 में ये नंबर 3,02,000, 23 में ये नंबर 16,000 करोड़ एंड 2022 ये नंबर 2,78,000। मीन्स आप देखिए एफआईएस कितने बड़े अमाउंट्स के साथ सेल कर कर यहां से पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं। और ये इन्होंने पहली बार नहीं किया है, ये पहले भी किया है। आप देखिए ये ईयरली डेटा है आपके सामने, पहले भी इन्होंने यही किया है। अब देखिए पहले की अगर मैं बात करूं तो 17 में भी इन्होंने शेयर्स बेचे थे, पैसा ले गए, लेकिन 43,000 करोड़। 18 में 73,000 करोड़। बट 19 एंड 20 में ये लोग वापस आए, मीन्स वापस आया एफआईएस का पैसा
39,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, प्लस नंबर है, ग्रीन है यहाँ पर, एंड 64,000 वापस आई। तो पहली बार नहीं है कि एफआईज ने सेलिंग की है, बट वो सेलिंग करते थे तो 1-2 साल में या नेक्स्ट ईयर वापस आ जाते थे इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब कॉन्टिन्यूसली एग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं। दूसरा एक जो नंबर सबसे ज्यादा मुझे डरा रहा है वो है कि लास्ट पूरे ईयर में, अगर मैं 2025 की बात करूं, तो पूरे एक साल में 12 महीनों में 12 मंथ्स में एफआईएस का जो सेलिंग है वो हुआ है 3,06,000 करोड़। बट अभी 2026 के 3 मंथ्स हुए हैं, मार्च भी पूरा नहीं हुआ है, यूं समझिए 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, और 1,59,000 करोड़ मीन्स एज गुड एज 1,60,000 करोड़ का सेलिंग ऑलरेडी हो चुका है। आप सोचिए, अगर एफआईआईज इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ सेल करेंगे और सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर कैसे जा सकता है। इसका इंपैक्ट स्टॉक्स पर भी आएगा और निफ्टी पर भी आएगा, इतनी बड़ी क्वांटिटी। और दूसरा, लास्ट वंस अगेन ये नंबर देखना, लास्ट पूरे ईयर में 3,06,000 करोड़ का सेल किया है पूरे साल में, और अभी 3 मंथ्स में 1,60,000 करोड़ का सेलिंग हो गया है। दैट इज एग्रेसिव सेलिंग। जब तक एफआईआईज का इतना एग्रेसिव सेलिंग होगा, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अब एफआईआईज को वापस आना चाहिए, लेकिन सोचिए एफआईआईज की जगह पर आप या मैं होते तो क्या करते। वो पैसा ला रहे हैं, हमारा रुपी वीक हो रहा है, वो पैसा प्रॉफिट भी कर रहे हैं, लेकिन वंस अगेन जब वो डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रुपी के वीकर होने की वजह से उन्हें कुछ ज्यादा बच नहीं रहा है, तो उनकी जगह आप और मैं होंगे तो भी यही करेंगे। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर 20-30% स्टॉक्स डाउन है, मेरा पोर्टफोलियो नीचे आ गया है, 10 लाख का 7 लाख हो गया है, या किसी ने 1 लाख लगाया तो 80,000 70,000 हो गया है। अगर एफआईएस का इसी तरह सेलिंग प्रेशर रहेगा, यहाँ से स्टॉक मार्केट और गिर सकता। ये मैं कोई आपको बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको जो है वो डेटा के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसे ही एफआईएस ने सेलिंग कंटिन्यूस रखी तो यहां से स्टॉक मार्केट और क्रैश हो सकता, और क्रैश हो सकता। और एफआईएस के सेलिंग का एक ही रीजन है कि रुपी वीक हो रहा है। वॉर से उन्हें कोई लेना देना नहीं, ठीक है, वॉर आज नहीं तो कल 3 महीने बाद बंद हो जाएगी, लेकिन अगर रुपी वीकर होता रहा तो एफआईएस तो और सेलिंग करते जाएंगे, और सेलिंग करते जाएंगे। तो मुझे वॉर का ज्यादा टेंशन नहीं है, मुझे रीजन लग रहा है कि ये मेरा पर्सनल मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट रुपी के वीकर होने की वजह से एफआईएस का सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। और जितना एफआई सेल कर रहे हैं वंस अगेन रुपी उतना वीकर होता जा रहा है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एफआई जितना सेल करते जाएंगे उतना पैसा इंडिया से बाहर जाएगा और वो फिर किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस चीज को समझो, डेटा को समझो। कई लोग आते हैं सर इसका मैं क्या करूं, बाय करूं, सेल करूं, एवरेज करूं, होल्ड करूं। आप एक बात समझिए, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं, मैं आपको रिसर्च करके ऐसी चीजें बता सकता हूं डेटा के साथ, डेटा के साथ 1-to-1 में बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, ठीक है, किसी सिंगल पर्सन को, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम हो। तो आप यहां पर समझिए उस चीज कि हो क्या रहा है। अब अगर कंक्लूजन पर आते हैं, अब अगर एफआईएस इसी तरह सेल करते रहेंगे और मार्केट गिरेगा, एफआईएस का सेलिंग रुक गया या बाइंग आ गया तो यहां से मार्केट ऊपर जा सकता। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा गिर चुका है तो वहां पर आप लॉस भी बुक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा लॉस कैसे बुक करोगे। तो ऐसी पोजीशन में आपके पास होल्ड रहने के सिवाय और कोई ऑप्शन। अगर आपके पास फ्रेश कैपिटल है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन नंबर्स को एक बार देखते रहना चाहिए। ये नंबर्स आपको मंथली बेसिस पर भी मिलते हैं, एंड वीकली बेसिस, डेली बेसिस पर भी मिलते हैं। अब सिर्फ मैं मंथली बेसिस पे बताऊं तो जनवरी में 41,000 करोड़ का सेलिंग हुआ, फरवरी में थोड़ा सा कम हुआ, और मार्च में फिर क्या हुआ, मार्च में 1,11,000। इस वजह से अब मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर ले जाता हूं। तो आप निफ्टी का चार्ट देखिए कि निफ्टी के चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो जब आप निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे उन्हीं टाइम में, जिस टाइम पे एफआईआईस ने एग्रेसिव सेलिंग की है, उसी टाइम पर निफ्टी ड्रास्टिकली गिरा है, निफ्टी हद से ज्यादा गिरा है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये दिसंबर है, देख पर था, जनवरी में ये क्या आया, फरवरी में एफआईआईस का सेलिंग कम हुआ तो
वापस निफ्टी ऊपर जाते हुए देखा। एंड मार्च में, सिर्फ मार्च के एक महीने में 1,11,000 करोड़ का एफआई ने सेलिंग किया है। आप निफ्टी की हालत देखिए, हालत देखिए। और यही सेम। अब मैं एक या दो दिन की बात नहीं कर रहा हूं, कभी कभी क्या होता है निफ्टी 300 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 2 दिन ऊपर गया, तो इन्वेस्टर्स में फिर जोश आ जाता है कि लगता है अब पूरा हो गया, अब और नहीं गिरेगा, चलो यहां से बाइंग शुरू करते हैं, और तीसरे दिन वापस उससे डबल गिर जाता है। तो आप इन नंबर्स को ध्यान रखिए, जब तक एफआई सेलिंग नहीं रुकेगा यहां से निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा और गिरेगा। अगर फ्रेश कैपिटल आपको डालनी है या आपको एवरेज करना है, तो भी इन नंबर्स को समझना पड़ेगा। जब तक आप इन नंबर्स को नहीं समझेंगे तब तक आप स्टॉक मार्केट को। फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही स्टॉक मार्केट को आपको डिटेल्स में सीखना है तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। और हमारे न्यू बैचेस एवरी मंथ स्टार्ट हो रहे हैं, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, स्टॉक मार्केट, ये जो यूट्यूब चैनल है स्टॉक मार्केट का, वहां पर आपको मेंबरशिप का भी ऑप्शन है। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कर कर सिर्फ 199 रुपीज मंथली में आप हमारे मेंबर्स ओनली वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और ये अमाउंट ऐसा रखा गया है कि एक स्टूडेंट भी अफोर्ड कर पाए। 199 मंथली है, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा में। आगे आते हैं, फिर से पूरा समझते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी बड़ी बात नहीं है, आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा। हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, यहां पर भी ये जो ईरान का वॉर है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप्स नहीं निकल पा रहे हैं उसकी वजह से ये भी आज नहीं तो कल कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, जब तक रुपी वीक होना नहीं छोड़ेगा एफआई सेलिंग करते रहे और स्टॉक मार्केट और यहां से जा सकता है। लास्ट आते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, आप देखिए एचडीएफसी बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। और एचडीएफसी बैंक के प्राइसेस 52 वीक लो पर चले गए। आईसीआईसी बैंक क्रैश हो रहा है। अब इतनी बड़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज अगर गिरेंगी, और वो भी क्यों गिरी है, आप देखिए एचडीएफसी बैंक में एफआईज ने हैवी सेलिंग की है। एचडीएफसी बैंक में एफआईज के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी पड़ी है और वहां से उन्होंने सेलिंग किया हुआ है। और जैसे ही एफआई सेलिंग करते जा रहे हैं, एचडीएफसी बैंक गिरता जा रहा है, एचडीएफसी बैंक गिरता जा रहा है। हाँ, कुछ न्यूज भी आए थे, बट सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है दैट इज एफआईएस का सेलिंग। देखिए एचडीएफसी बैंक में एफआईएस के पास 49% होल्डिंग थी, देन 48, देन 47 पॉइंट, और अभी तो और इन चीजों को ध्यान रखिए। स्टॉक मार्केट में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, आपको फंडामेंटल्स भी समझने होंगे, आपको ऐसी चीजें भी समझ, तब जाकर आपको पता चलेगा। मैंने 13 जनवरी को एक वीडियो पब्लिश किया है यूट्यूब पर, उसमें मैंने रीजन के साथ बताया कि आने वाले 2 महीनों में स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है या 3 महीने में। आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनका पोर्टफोलियो रेड में चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिसर्च करने की, और रिसर्च कर कर वो वीडियो आपके सामने रखूं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पूरा करता हूं, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर